हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आज के अभी हम इस सेशन में डील करने वाले हैं हमारे थर्मल स्ट्रेस वाले पोर्शन को कि टेम्परेचर चेंज होने पर मेटल में कितनी आपकी स्ट्रेसेस डेवलप होती है, कितनी स्ट्रेन डेवलप होती है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक का हम एडवांस वर्जन भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्या करेंगे, कंपोजिट बार में जो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कंपोजिट बार में जाने से पहले हमें थर्मल स्ट्रेस का बेसिक पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास प्रिज्मेटिक बार है तो उसमें किस टाइप का टेम्परेचर चेंजेस होने पर उसकी फिजिकल जो डायमेंशंस होती है, फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चेंजेस होती है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो कितनी स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप होती है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है और डायरेक्टली पेपर में आपका थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। So let's write down the our topic, that is our thermal stress. तो टॉपिक डालेंगे सभी लोग, थर्मल स्ट्रेस। चलिए, थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है। आपको पता है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे आपका सॉलिड हो, चाहे आपका लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो, उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी जो भी डायमेंशन है, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे हाइट हो, वो सारी की सारी डायमेंशंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर वो फ्रीली इंक्रीज हो रही है किसी भी गिवन डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस डायरेक्शन में कोई भी आपका स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जैसे अगर मटेरियल आपका फ्री टू एक्सपेंड है, फ्री टू एक्सपेंड होने का मतलब है कि हमने मटेरियल को टेबल पर रख रखा है। किस पर रख रखा है? टेबल पर रखा है। एंड द मटेरियल इज फ्री टू एक्सपेंड इन एनी डायरेक्शन। मटेरियल को कोई रोकने वाला नहीं है फैलने से। तो जब मटेरियल को कोई रोकने वाला ही नहीं है फैलने से, तो उस डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको आपने टेबल पर रख रखा है और उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो एक्स डायरेक्शन में फ्रीली फैल सकता है, वाई डायरेक्शन में फैल सकता है, जेड डायरेक्शन में फ्रीली फैल सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फैल सकता है, फ्रीली, उसको कोई रोकने वाला नहीं है फैलने से, तो कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर आपने ओवर ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे, तो जो ब्रिज के जो दो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ एक गैप रखा जाता है, ताकि जब टेम्परेचर चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर डायमेंशंस चेंज होती है। तो उन डायमेंशंस में अगर फ्रीली चेंज होगा तो कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द थर्मल स्ट्रेस वो गैप दिया जाता है। सिमिलरली आपकी जो रेल की जो दो पटरियां होती है उनके बीच में भी गैप दिया जाता है। आप देखिएगा कभी ध्यान से, तो जब गर्मियां आएंगी तो उनकी लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है तो वो पटरियां एक दूसरे के पास में आती है तो फ्रीली एक्सपेंड होती है। लेकिन अगर मान लीजिए हम गैप नहीं देंगे, उनको एकदम चिपका के रखेंगे, तो फ्रीली एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। और फ्रीली एक्सपेंड जब नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, जिसकी वजह से उसमें डिस्टोर्शंस उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, वहां पर क्या दिया जाता है, एक गैप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीन तरीके की डायमेंशंस यूज में ले रहा हूँ। ये मान लीजिए आपकी लेंथ है, ये आपकी मान लीजिए विड्थ है, ये आपकी मान लीजिए हाइट है। तो यहाँ पर तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। तो तीनों डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है। एक्स डायरेक्शन में भी फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है और जेड डायरेक्शन में भी फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है। एक चीज हमने यहाँ पर ये भी देखी है कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा डायमेंशन बढ़ेगी, उतना ज्यादा लेंथ इंक्रीज होता है। क्या ये बात समझ में आई? जो चेंज इन लेंथ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर।
जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर चेंज करोगे लेंथ में भी उतना ही ज़्यादा चेंज आपको ऑब्जर्व होने को मिलेगा। और ऑब्जेक्ट जितना लंबा होगा डेफिनेटली उसकी चेंज इन लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें कंबाइंड कर सकता हूँ। क्या कंबाइंड कर रहा हूँ? मैं कंबाइंड कर रहा हूँ कि जो मेरा चेंज इन लेंथ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ है। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर। मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज की बात। सिमिलरली जो चेंज इन लेंथ है वो मेरे ओरिजिनल लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप एल ओ लिखना चाहो तो एल ओ भी आप लिख सकते हो। एल ओ ई क्या है अपना? एल ओ है हमारा ओरिजिनल लेंथ। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइंड कर देता हूं मुझे क्या मिलता है? मेरा जो चेंज इन लेंथ इट इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा टी। और जब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनिटी हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जो हमारी चेंज इन लेंथ आएगी उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा चेंज इन लेंथ होगा इट विल बी एल अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भाई आपको याद रखना है। ये क्या है? मेरा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है। अगर यहीं पर मैं स्ट्रेन की बात करूं डेल्टा एल बाई एल तो ये किसके इक्वल होगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी के इक्वल होगा। इस चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेन। ताप ये विकृति इसे हम कहते हैं। अब जो चीजें हमने पीछे देखी है उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में कितना फ्रीली एक्सपेंशन होगा तो आप निकाल सकते हो क्या? एक्स डायरेक्शन में कितना फ्रीली एक्सपेंशन हो सकता है, वाई में कितना हो सकता है, जेड में कितना हो सकता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। तो कितना होगा? फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली मैं देखना चाहता हूँ फ्री एक्सपेंशन इन वाई डायरेक्शन। फ्री एक्सपेंशन इन वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन में कितना फ्रीली एक्सपेंशन होगा? वाई डायरेक्शन में डायमेंशंस क्या है? एच है। ये हो जाएगा एच अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली फ्री एक्सपेंशन इन जेड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू अल्फा डेल्टा टी। या फिर बी भी ले सकते हो। मैंने क्या लिया है यहाँ पर? मैंने डब्ल्यू लिया है तो डब्ल्यू भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सारे एक्सपेंशन फ्री है तो कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। सिंस ऑल एक्सपेंशंस आर फ्री, expansions in x, y and z direction, and therefore stress developed in x direction, y direction, z direction will be equal to 0। तो जब भी कोई आपको फ्री एक्सपेंशन देखने को मिलेगा
तो फ्री एक्सपेंशन के केस में जिस डायरेक्शन में फ्री एक्सपेंशन हो रहा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होगी इट विल बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कि थर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड ओनली इफ थर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, थर्मल स्ट्रेस आपकी डेवलप होगी ओनली इफ स्ट्रेन इज रजिस्टर्ड, स्ट्रेन इज रजिस्टर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर किसी डायरेक्शन में स्ट्रेन रजिस्ट होती है तो केवल उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे आपका ये सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए है फॉर एग्जांपल, जैसे इफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स, इफ क्या लिखेंगे इसको, इफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स, या फिर इफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड इन एक्स डायरेक्शन। मेरी बात को समझने का कोशिश करना। इफ वी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देता हूँ, सी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इसको हटा दो, हमें इसकी जरूरत नहीं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में फिक्स करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में फिक्स करता हूं तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ऐसे फिक्स कर देता हूं। समझ में आ रही है बात, उसकी जो चेंज इन लेंथ है एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। लेकिन वाई और जेड डायरेक्शन में तो फ्रीली फैल सकता है ना, वाई डायरेक्शन में भी फ्रीली फैल सकता है, जेड डायरेक्शन में भी फ्रीली फैल सकता है। तो वाई और जेड डायरेक्शन में उसका फ्री एक्सपेंशन है, बट एक्स डायरेक्शन में हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ठीक है, समझ में आया। लेंथ इज फिक्स्ड, उसकी जो लेंथ है ना वो फिक्स हो चुकी है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ को हम फिक्स नहीं करते तो क्या होता, फ्री एक्सपेंशन होता। तो फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, फ्री एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, ये है मेरा एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंशन कितना हो रहा है फिक्स करने के बाद, मैं अगर यहां पे देखूं तो एक्चुअल एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, जीरो। मतलब हमने एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो एक्सपेंशन रजिस्टर्ड इन एक्स डायरेक्शन, कितना हमने एक्सपेंशन रजिस्ट किया है एक्स डायरेक्शन में, इट विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो कितना स्ट्रेन रजिस्ट किया होगा हमने एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेन रजिस्टर्ड इन, ये सब एक्स डायरेक्शन का ही चल रहा है, अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस डेवलप्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस होता है हमारा स्ट्रेन, जिसे हम लिखते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिस डायरेक्शन में आप
स्ट्रेन को रजिस्ट करोगे उस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन यहीं पर मैं देखता हूं सिंस y एंड z डायरेक्शंस आर फ्री टू एक्सपेंड, सिंस y and z directions are free to expand, तो अगर y और z डायरेक्शन में फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है तो y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा इट वुड बी इक्वल टू 0। जो थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। क्या ये चीज समझ में आई? बिल्कुल साफ समझ में आई, कोई समस्या कोई परेशानी? नो समस्या नो परेशानी। इसको एक अलग तरीके से हम और समझ सकते हैं। कैसे? देखो देखो, हमने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट को दो सपोर्ट्स के बीच में रख रखा है। हमने ऑब्जेक्ट को दो सपोर्ट्स के बीच में रख रखा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को दो सपोर्ट्स के बीच में नहीं रखते तो ऑब्जेक्ट फ्रीली एक्सपेंड हो जाता, होता कि नहीं? अगर हम ऑब्जेक्ट को दो सपोर्ट्स के बीच में नहीं रखते तो ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ जाती टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ जाती। क्या ये बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ विल बी इंक्रीजेस। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मेरी लेंथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन इन दोनों सपोर्ट का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टू सपोर्ट्स? इस सपोर्ट का काम यह है कि जो लेंथ बढ़ रही है उसको बढ़ने ना देना, उसको कम ही रखना, उसको कम ही रखना। तो इस लेंथ को हम कम कैसे कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल सा फंडा मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये जो लेंथ हमारी बड़ी है इस लेंथ को हम कम कैसे करें? कैसे कर सकते हैं? ये जो हमारी लेंथ बड़ी है इस लेंथ को कम कैसे किया जा सकता है? क्या कोई आंसर है आपके पास? ये जो हमारी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है इस लेंथ को कम करने का क्या तरीका है? सर इस लेंथ को कम करने का तरीका यह है कि इसके दोनों तरफ मैं सपोर्ट लगा दूं और वो सपोर्ट इस पर अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वो सपोर्ट कंप्रेसिव फोर्स जो लगा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो सपोर्ट इनडायरेक्टली इस पर क्या करेगा? एक रिएक्शन लगाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ती है और सपोर्ट का काम है लेंथ को कम करना। तो यहां पर किस टाइप की स्ट्रेस डेवलप होगी? यहां पर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस will be developed to resist the thermal strain due to increase in temperature by the due to increase in temperature providing fixed supports। तो टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, हम लेंथ बढ़ाना नहीं चाहते, सपोर्ट क्या करेगा? लेंथ को कम रखेगा। लेंथ को कम रखने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर स्ट्रेन रजिस्ट की जाती है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो लेंथ कम होगी और सपोर्ट उसकी लेंथ को ज्यादा बनाए रखेगा, तो उस केस में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है। तो जो हमारा चेंज इन लेंथ है फ्री,
फ्री चेंज इन लेंथ कितना है, एल अल्फा डेल्टा टी। अगर आप वही देखें एक्चुअल चेंज इन लेंथ कितना है सर, एक्चुअल चेंज इन लेंथ है 0। तो मैं देख सकता हूं कि कितना चेंज इन लेंथ को रजिस्ट किया गया है, वो है मेरा एल अल्फा डेल्टा टी। और इतना इतना रजिस्ट करने के लिए, इतना बेटा रजिस्ट करने के लिए कितना लोड लगाया होगा सपोर्ट ने, आर एल, और ये ए हो जाएगा मेरा ई। तो आर क्या अपना रिएक्शन बाय द सपोर्ट, आर क्या है अपना रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट, रिएक्शन बाय सपोर्ट। तो अगर आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है, आप यहां से रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी सर, रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी एल एल वुड बी कैंसिल्ड आउट, तो एल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, ये तो थर्मल स्ट्रेस हो गया, मल्टीप्लाई बाय द एरिया। तो दिस विल बी द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट। ये इतना रिएक्शन सपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑर्डर टू रजिस्ट द थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, इफ स्ट्रेन इज रजिस्टेड टेम्परेचर घटाओगे तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, इफ स्ट्रेन इज रजिस्टेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन रजिस्ट होगा उस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा। यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा केवल एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में आपका मटेरियल फ्री टू एक्सपेंड है, योर मटेरियल इज फ्री टू एक्सपेंड। समझ में आई बात भाई, बोलो हाँ ना, ठीक है। चलिए साहब एक एग्जांपल करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। उसके बाद अपने कंपोजिट बार वाला नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो एग्जांपल क्या है, बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड को आपने चारों तरफ से, वैसे तो तीन डायरेक्शन होती है, मैं कहने का मतलब समझ लेना, क्यूबॉइड को सभी डायरेक्शन से आपने फिक्स कर रखा है। क्यूबॉइड को आपने सभी डायरेक्शन से फिक्स कर रखा है और क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो है ए है। अब आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हो पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, चारों तरफ से फिक्स है। तो इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, वो आपको निकालना है। तो क्वेश्चन लिखो, ए क्यूबॉइड ऑफ, एक क्यूब लिख लेते ना, ए क्यूब ऑफ dimensions a is provided in a fixed support on all its 6 faces. Now its temperature is increased by delta T due to fixed support change. There is no change in the dimension there is no change in
द डायमेंशंस ऑफ Q, find out normal stress developed due to increase in temperature. ठीक है, you have to find out the normal stress due to increase in temperature. करिए भैया, फाइंड आउट करो, सोच के देखो क्या आंसर हो सकता है इसका। पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि जो स्ट्रेस इसमें जो डेवलप होगी वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, सोच के बताओ, दिमाग लगा के। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट फैलना चाहेगा, लेकिन हम उसको फैलने नहीं देंगे, उसका एक्सपेंशन नहीं होने देंगे, उसको दबा के रखेंगे ताकि उसका एक्सपेंशन हो, तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। ठीक है, ये नेचर ऑफ स्ट्रेस भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे कैसी स्ट्रेस डेवलप होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस उस इंक्रीज हुए वॉल्यूम को कम करके रखेगी। तो यहाँ पर ड्यू टू, मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि हमने इसको चारों तरफ से फिक्स सपोर्ट में डाल रखा है और ये एक तरीके का सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें चारों तरफ से जो स्ट्रेस डेवलप होगी नॉर्मल स्ट्रेस सेम होगी। यहाँ से भी जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, इधर से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, इधर से जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तीनों को मैं सिग्मा कंसीडर कर लेता हूँ। सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो हमने कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रजिस्ट किया है, तो जो रजिस्टर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 3 सिग्मा 1 माइनस में 2 म्यू डिवाइड बाई। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, बताओ। क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो होता है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो ये होता है मेरा 3 सिग्मा 1 माइनस में 2 म्यू डिवाइड बाई। अब क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेन है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज में लिया। जो तीनों सिग्मा है वो कंप्रेसिव है। मैंने कहा था ना कि जो भी सिग्मा कंप्रेसिव होगा उसका रिस्पेक्टिव साइन बदलेंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 सिग्मा के आगे प्लस था, तो तीनों सिग्मा क्या थे, कंप्रेसिव थे, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज में ले लिया। सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा, तो ये फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि तीनों सिग्मा कंप्रेसिव इन नेचर थे, तीनों ही सिग्मा कंप्रेसिव इन नेचर थे, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज में लिया है। तो इतना स्ट्रेन हमारा रजिस्ट होगा, बोलो हाँ ना, इतना जो हमारा स्ट्रेन है वो रजिस्ट होगा। माइनस का 3 सिग्मा 1 माइनस में 2 म्यू डिवाइड बाई। नौ हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस, सिग्मा निकालना है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा सर, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी।
जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा टी। अब ये वाला वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अल्फा डेल्टा टी, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम इज कंप्रेसिव इन नेचर। वॉल्यूम कम कर रहे हैं हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के सपोर्ट्स के द्वारा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन यूज में लिया। माइनस का 3 सिग्मा 1 माइनस में 2 म्यू डिवाइड बाई, तो 3 से 3 विल बी कैंसिल आउट, सो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस में 2 म्यू। सो जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई डिवाइड बाय 1 माइनस में 2 म्यू, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। क्या चीज समझ में आई? ठीक है, इसको आप इलास्टिक कांस्टेंट की सहायता से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट दैट्स योर टास्क, है ना। ई और के के बीच में अगर आपके पास रिलेशनशिप है, ई विल बी इक्वल टू 3 के 1 माइनस में 2 म्यू, और के क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां से भी जो आंसर आएगा सेम आंसर ही आपका यहाँ पर आएगा। करना चाहो तो कर लो। देखो जैसे ई क्या होता है, ये होता है 3 के 1 माइनस में 2 म्यू, और के क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वैल्यूज पुट कर दो, ई विल बी इक्वल टू 3, के की जगह क्या लिख लेता हूँ, सिग्मा डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू 1 माइनस में 2, ठीक है। तो E विल बी इक्वल टू 3 सिग्मा डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना था, 3 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, और ये मेरा 1 माइनस में 2, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन सिग्मा विल बी इक्वल टू, ओ मैंने कुछ किया है क्या, 3 के 1 माइनस में 2 म्यू, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या, ई कहाँ से आ रहा है दोबारा, ई यहाँ नहीं आएगा ना, तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा विल बी अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई डिवाइड बाय 1 माइनस में 2। ये फॉर्मूला कई बार पेपर में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, है ना, तो यू हैव टू बी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दो बार, दोनों अलग मेथड है, दोनों से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, तो इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो या दो से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका इजी लगता है, ठीक है। चलिए, लेट्स वाइंड अप द सेशन है, सी इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम जो हमारी कंपोजिट बार्स होती है उसके अंदर जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, लेट्स वाइंड अप द सेशन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।